आइए, पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? देखिए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी देता। मौर्य वंश और कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह कहता है कि मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन था। मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन था। मौर्य काल में लोग अपनी स्वेच्छा से दास बन सकता था, या अगर कोई अपराध करता था उसे न्यायिक दंड अगर दिया जाता था, तो अगर कोई व्यक्ति को न्यायिक दंड मिलता था तो उसको भी दास बनाया जा सकता था, वो भी दास हो सकता था, वो भी गुलाम हो सकता था। दास का मतलब गुलाम, मतलब नौकर, मतलब जो कहेंगे वो करेगा। दास का मतलब सीधे तौर पर हम किसी को खरीद लिए हैं, उस पर मेरा अधिकार है, हम उसको जो कहेंगे वो करेगा। दास का मतलब ये। तो पहला है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। हाँ, हो सकता था, सही बात। दूसरा, स्त्री दास मतलब महिला दास, महिला गुलाम अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी रूप से मुक्त हो जाती थी। हाँ, अगर कोई महिला दास है, अपने मालिक के साथ संभोग करके पुत्र की उत्पत्ति होती है तो उस कंडीशन में वो महिला दास जो है कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का भी विवरण है। यानी कोई महिला गुलाम है, उसके साथ जो उसका मालिक संभोग करता है, उससे उसको संतान की उत्पत्ति हो जाती है, तो उसके बाद वो मुक्त हो जाती थी। ऐसा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। सही बात है ये भी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो, स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो, तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सब सही। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए, जो सत्यमेव जयते है यह भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सदा सत्य की जीत होती है। और सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और मुंडकोपनिषद जो है, देखिए उपनिषद जो है ना, अलग अलग वेद के ऊपर लिखा गया है। अलग अलग वेदों के ऊपर, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अलग अलग वेदों के ऊपर उपनिषद की रचना हुई है। तो उन्हीं वेदों में से एक अथर्ववेद है। और अथर्ववेद की अगर हम लोग बात करें तो अथर्ववेद के ऊपर ही मुंडकोपनिषद लिखा गया है, और इस मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। और जो मुंडकोपनिषद है, संभवतः यह सबसे छोटा उपनिषद है। संभवतः क्या है, यह सबसे छोटा उपनिषद है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? यानी प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अनर्थ, तक्षशिला, चोल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, प्राचीन काल में गंगा नदी, अगर आप गंगा नदी को देखेंगे ना, गंगा नदी को अगर आप देखेंगे, गंगा नदी बिहार से होकर गुजरती है, और बिहार के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और बिहार को 2 भाग, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बांटती है। तो गंगा नदी के दक्षिण में जो इलाका आता था उसको कहा जाता था मगध। गंगा नदी के दक्षिण में जो इलाका आता था उसको कहा जाता था मगध के अंतर्गत पटना और गया का क्षेत्र हुआ करता था। और मगध महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में देखने को मिला है। जो मगध महाजनपद है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में देखने को मिला है। और 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध हुआ करता था, और मगध का नाम शक्तिशाली महाजनपदों में शामिल किया जाता रहा है। मगध का नाम जो है शक्तिशाली महाजनपदों में शामिल किया जाता रहा है। और मगध में सबसे पहले हर्यक वंश के शासकों ने शासन किया, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश,
फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, कनु वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, ये सभी वंश के शासकों ने मगध में शासन करने का काम किया। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो आप इन सभी राजवंशों को पढ़ते हैं, ये सभी राजवंश मगध में ही शासन किए हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत का शिलालेख है जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख या गिरनार शिलालेख। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित जो संस्कृत का शिलालेख है वह है जूनागढ़ शिलालेख या गिरनार शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख या गिरनार शिलालेख ये संस्कृत भाषा में लिखा गया शिलालेख है। और यह शिलालेख यह कहता है, एक तो यह रुद्रदामन का शिलालेख है। रुद्रदामन शक शासक हुआ करते थे, शक शासक। प्राचीन काल में भारत के ऊपर हिंद यूनानी सब पहला कुषाण आक्रमण हुआ था। तो शकों ने जो आक्रमण किया था, शकों ने भारत पर आक्रमण करके भारत को जीता, भारत पर शासन किया। सभी शक शासकों में सबसे महान शक शासक हुए रुद्रदामन। सभी शक शासकों में सबसे महान शक शासक हुए रुद्रदामन। रुद्रदामन सबसे महान शक शासक हुए। रुद्रदामन की अगर हम बात करें तो रुद्रदामन संस्कृत प्रेमी था। उन्होंने ही जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख की रचना की है और रुद्रदामन ने ही सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो रुद्रदामन ने जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, तो पुनर्निर्माण करवाने के बाद रुद्रदामन ने जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख में इस बात का विवरण दिया है कि हमने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया है, मरम्मत करवाया है। वहीं जो सुदर्शन झील है ये गुजरात में है और गुजरात में स्थित जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो आंसर हो जाएगा इसका रुद्रदामन। हर्ष कनिष्क, कनिष्क की अगर आप बात करेंगे तो कुषाण वंश के तीसरे और सबसे महान शासक हुए। 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। हर्ष कश्मीर का शासक हुआ और एगो हर्षवर्धन जो है पूरे उत्तर भारत का शासक हुआ। हर्षवर्धन की ही चर्चा है यहाँ पर, जो पूरा उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक हुआ था और बौद्ध धर्म को इन्होंने माना था। 16 वर्ष की अवस्था में जो है ये शासक बने थे। इन्हें शिलादित्य के उपनाम से जाना जाता है। चीन यात्री वेनसोंग इनके समय भारत की यात्रा पर आया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए ध्यान दीजिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में। आज हमारे प्रधानमंत्री भागलपुर के दौरा पर थे, समझ गए। तो भागलपुर में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के एक सुल्तान हुए। इनके द्वारा दारुल सफा स्थापित किया गया था। ये क्या था? ये एक प्रकार का खैराती अस्पताल। ये एक प्रकार का खैराती अस्पताल था, मतलब ये एक प्रकार का सरकारी अस्पताल था। इस अस्पताल में जो है निःशुल्क इलाज होता था। जैसे वर्तमान में पटना में पीएमसीएच है, पीएमसीएच में निःशुल्क इलाज होता है, उसी प्रकार से जो है आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो खैराती अस्पताल का निर्माण किया गया था उसमें निःशुल्क इलाज होता था। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सभी शासकों में सबसे कल्याणकारी शासक हुआ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर भी कहा गया है, क्योंकि इनकी जो नीतियां है वो काफी शानदार रही है, काफी कल्याणकारी नीतियां रही है। इन्होंने जनता के लिए काम किया है, इन्होंने जनता के लिए काम किया है। जिस प्रकार से अकबर को अगर आप देखेंगे तो अकबर ने जनता के लिए काम किया है और फिरोज शाह तुगलक भी जो है आपको जनता के कल्याण के लिए कार्य किया है, जिस वजह से इनको जो है सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। तो एक खैराती अस्पताल। कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? काकतीय। फबाब नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था। देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया एक चिश्ती संप्रदाय के संत थे। चिश्ती संप्रदाय, देखिए जैसे हिंदू धर्म में कबीरपंथी होता है, रामानंदी होता है, वैसे ही इस्लाम धर्म में चिश्ती संप्रदाय होता है, सुहरावादी संप्रदाय होता है, नक्शबंदी संप्रदाय होता है, कादरी संप्रदाय होता है। और
इस्लाम धर्म के अंतर्गत जो ये तमाम संप्रदाय होते हैं उसमें सबसे प्रमुख है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के ही संत हुए निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का जो जीवनी है, निजामुद्दीन औलिया का जो पूरा जीवन चरित्र है, पूरा जीवन काल है, उसी के बारे में जानकारी हमें फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक देता है। और इस पुस्तक को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह चिश्तियों का, यह चिश्ती संतों का प्रथम और पहला प्रमाणिक साहित्य है। यह जो फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक है, यह चिश्तियों का पहला और प्रमाणिक साहित्य है। और यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखा गया है और इस पुस्तक की रचना फारसी भाषा में अमीर हसन सिज्जी ने किया है। अमीर हसन सिज्जी ने अकबर काल में भूराजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई? देखिए ध्यान दीजिएगा, अकबर का लंबा कालखंड रहा है, 1556 से 1605, लगभग 49-50 वर्ष का शासनकाल रहा है। तो अकबर के समय भूराजस्व की वसूली अलग अलग पद्धति के तहत किया जाता था। जैसे आज मोदी जी के समय भूराजस्व यानी टैक्स की वसूली जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से किया जाता है, उसी प्रकार से अकबर के समय भूराजस्व की वसूली कई विधियों से की जाती थी। उसमें एक आईने दहसाला था। और यह जो विधि थी ना, यह जो विधि थी, एक तो अकबर के दरबार में रहने वाले महान विद्वानों में एक हुआ करते थे टोडरमल, जो वित्तीय विभाग का प्रधान था। उन्हीं के द्वारा अकबर के दरबार में रहते हुए 1580 ईस्वी में भूराजस्व की वसूली के लिए आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत की गई। और आईने दहसाला पद्धति की शुरुआत टोडरमल ने की है, इस वजह से इसको टोडरमल पद्धति भी कहा जाता है। और इस पद्धति के अंतर्गत उपज का एक तिहाई भूराजस्व के तौर पर वसूला जाता था। और आईने दहसाला के अंतर्गत भूराजस्व की वसूली नगद रूप में की जाती थी। भूराजस्व की वसूली नगद रूप में की जाती थी, नगद रूप में। तो इसका उत्तर हो जाएगा टोडरमल। कौन सी निम्न में से कौन सी नीला जल योजना से संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित तो अल्मीरा और अल्बुकर्क दोनों है, लेकिन यहां पर कुछ है नहीं, तो आपको अल्मीरा के साथ जाना होगा, अल्मीरा के साथ जाना होगा। देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी कुछ नहीं है, वैसी पॉलिसी, वैसी पद्धति जिसके तहत पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर कब्जा किया। वैसी पॉलिसी जिसके तहत पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर कब्जा किया, उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। और इस पॉलिसी की शुरुआत अल्मीरा ने किया है, लेकिन आगे चलकर इस पॉलिसी को अल्बुकर्क ने समाप्त कर दिया। अल्बुकर्क ने समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर शुरुआत किसने किया है उसी संदर्भ में प्रश्न है, तो अल्मीरा के साथ आप जाइए। डुप्ले है, रॉबर्ट क्लाइव है। डुप्ले की अगर आप बात करेंगे तो यह फ्रांसीसी गवर्नर था। और एक बात आप जानिए कि जो अल्मीरा और अल्बुकर्क है, ये पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय था, पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय था। अल्मीरा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय और अल्बुकर्क द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय हुआ। और डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज गवर्नर था। डुप्ले की अगर आप बात करेंगे तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है, लेकिन उस सहायक संधि के प्रयोग से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार लॉर्ड वेलेजली ने किया था। लॉर्ड वेलेजली ने किया, भले ही डुप्ले ने सहायक संधि को जन्म दे दिया हो, लेकिन सहायक संधि का प्रयोग ये नहीं कर सका। सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली ने करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता का संस्थापक माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने ही 1757 में प्लासी युद्ध के जरिए भारतवर्ष में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना किया था। समझ गए? 17वीं और आरंभिक 18वीं शताब्दी को निम्नलिखित जाट किसान नेताओं के बारे में विचार कीजिए। देखिए प्रश्न यह पूछ रहा है कि इन जाट नेताओं को काल कर्मानुसार सजाइए। प्रथम जाट नेता कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। ठीक है, तो इन जाट नेताओं में अगर देखा जाए तो जो प्रथम जाट नेता हुआ है गोकुल जाट हुआ है। गोकुल सिंह जाट प्रथम जाट नेता हुआ है। गोकुल जाट के बाद दूसरा जाट नेता हुआ है राजाराम जाट। राजाराम जाट, और राजाराम जाट के विषय में ही यह कहा जाता है कि इन्होंने अकबर के मकबरा को खोदकर उससे हड्डी निकाल लिया और उसको जला दिया। उसको जला दिया। क्यों जला दिया? उसके पीछे रीजन था। देखिए अकबर
कि अगर आप बात करेंगे तो वो था मुसलमान, लेकिन अनेकों हिंदू महिलाओं के साथ अकबर ने विवाह किया था और उससे अकबर को कई सारे संतानों की भी प्राप्ति हुई थी। और अकबर हिंदू धर्म के कई रीति रिवाजों को माना भी करता था। तो हिंदू धर्म में जो है जो दाह संस्कार होता है उसमें जलाया जाता है और इस्लाम धर्म में दफनाया जाता है, समझ गए। तो उसका अंतिम संस्कार, राजा राम जाट का मानना था कि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, दाह संस्कार नहीं हुआ है, उसको मोक्ष कैसे मिलेगा। मोक्ष देने के लिए जो है उसके हड्डी को, उसके अकबर के मकबरा को खोद करके हड्डी निकाल करके जो है जला दिया, समझ गया। एक ठीक है, जो बोले वो ठीक है, लेकिन एक मतलब द्वेष की भावना राजा राम जाट में था, इसी वजह से उसका कब्र खोद करके हड्डी निकाल करके जलाया। इसके बाद चूड़ामन जाट, और चूड़ामन जाट के बाद जो है फिर पदन सिंह, 3 2 4 1। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है? देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की अगर आप बात करेंगे, इस पत्रिका की शुरुआत कोलकाता से हुई है और कोलकाता से इस पत्रिका की शुरुआत 1868 ईस्वी से हुई है और यह पत्रिका बांग्ला भाषा में छपता था। यह पत्रिका बांग्ला भाषा में छपता था और इस पत्रिका की शुरुआत शिशिर कुमार घोष ने किया है। इस पत्रिका की शुरुआत अगर देखा जाए तो इस पत्रिका की शुरुआत किया है शिशिर कुमार घोष ने, शिशिर कुमार घोष ने। और यह पत्रिका मूलतः बांग्ला भाषा में छपता था, लेकिन जब 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि सिर्फ वैसे समाचार पत्र छपेंगे जो अंग्रेजी भाषा में छपता हो। तो बांग्ला एक भारतीय भाषा था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है अमृत बाजार पत्रिका पर रोक लग जाता और जैसे ही अमृत बाजार पत्रिका के संपादकों को यह पता चला कि भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी भाषा में छपने लगा, रातों रात अंग्रेजी भाषा में छपने लगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? श्री राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। हाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा बल की तरह किया है। मतलब इसके जरिए वे क्या कहना चाहते थे, समझिएगा। देखिए, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था ना, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह में भारत के सभी सैनिक एक नहीं हो पाए, भारत के सभी राजा एक नहीं हो पाए। अगर उस विद्रोह में भारत के सभी सैनिक एक हो जाते, सभी राजा एक हो जाते, अंग्रेज उसी विद्रोह में बोरा बिस्तर समझ करके चल जाता गंगा नदी से सीधे टेम्स नदी। ऐसा केनिंग एक्सेप्ट किया है, उस समय वैसा केनिंग हुआ करते थे, केनिंग ने ऐसा एक्सेप्ट किया है, उसी आधार पर हम बोल रहे हैं। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, अंग्रेजों ने भले उसको दबा दिया, लेकिन उसको दबाने में अंग्रेजों को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो अंग्रेज यह चाहता था कि जैसे 1857 की क्रांति हुई है उस प्रकार की आगे कोई दूसरी क्रांति ना हो। तो उसके लिए एक ऐसा संगठन बने जो संगठन भारतीयों की भावनाओं को हमें बता सके। और अंग्रेज अपने उसी उद्देश्य की पूर्ति को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ऐसा लाला लाजपत राय का मानना था। यानी लाला लाजपत राय का यह मानना था कि कांग्रेस के जरिए अंग्रेज भारत के लोगों के भावनाओं से अवगत होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना नीति बनाएगा, ताकि लंबे समय तक जो है अंग्रेज भारत में शासन कर सके। यानी कांग्रेस का उपयोग अंग्रेजों ने सुरक्षा बल की तरह किया है। तो आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। वर्ष 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? देखिए, सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है कि 1906 में कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग कौन किया है, यही पूछ रहा है। देखिए, अगर 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता के वार्षिक अधिवेशन को देखा जाए तो 1906 में कांग्रेस
का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया। दादा भाई नेरोजी कांग्रेस के उग्रवादी विचारधाराओं के नेताओं के दबाव में आकर 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी। और ऐसे अगर देखा जाए, सर्वप्रथम भारत के लिए स्वराज, भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग कौन किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित किया? 1929 का लाहौर अधिवेशन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, गलत है। महात्मा गांधी को 1921 में गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि महात्मा गांधी को चोरी चोरा कांड के बाद हिंसा के आरोप में 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया। 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चला करके उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से 1924 आते आते लगभग 2 वर्ष होते होते गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। तो यही गलत है, यही उत्तर हो जाएगा ए। चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन से पीछे हट गए थे। हाँ, चोरी चोरा कांड के कारण, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन चोरी चोरा कांड में हो गया था हिंसा, क्योंकि उग्र भीड़ ने चोरी चोरा नामक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। 22 पुलिसकर्मी मारे गए, मतलब घटनाएं हिंसक हो गई थी और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। इसी वजह से जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, हाँ, 1916 में। बीएचयू के उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। जन भाषण, जन का मतलब लोग, मतलब लोगों को संबोधित करने वाला पहला जन भाषण महात्मा गांधी ने बनारस में 1916 में दिया था। सही बात। और गांधी जी अपने इस जन भाषण में कांग्रेस को लताड़ा था। कांग्रेस को लताड़ा था मतलब कांग्रेस की कमजोरियों पर बात गांधी जी ने किया था कि कांग्रेस की ये कमजोरियां हैं, कांग्रेस की ये कमजोरियां हैं। और देखिए, सामान्य तौर पर जो सामान्य विचार के लोग होते हैं वो अपने आलोचक को सही दृष्टिकोण से नहीं देखता है, लेकिन आपको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान आपके आलोचक का होता है। जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, पिछले 6 महीना से, साल भर से लगभग बीपीएससी का हम बात कर रहे थे, बीपीएससी बैच लाएंगे, बीपीएससी बैच लाएंगे। तो बीच बीच में जो है बम फोड़ते रहते थे, इस तारीख पे आ रहा है, उस तारीख पे आ रहा है, समझे। तो जो है कुछ लोग हमारे ऊपर कमेंट किए थे, मेरे यहाँ जो कॉपी चेक करता है ना वो पढ़ाएगा, ठीक है, और हम उसको ये कहना चाहते, उसके यहाँ जो पढ़ाता है ना उसके गुरु सबको हम ले आए, समझे, गुरुओं के गुरु, समझे। तो किसी के ऊपर ऐसे तंज नहीं कसना चाहिए। ऐसे हमारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है, लेकिन जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट, जवाब देना जरूरी है। हमारे टीचर के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता, सब कोई मैक्सिमम, एगो हम ही बिट्टू जहाँ सेलेक्टेड नहीं होंगे। हमारे टीम में, बीपीएससी टीम में जितने टीचर है ना, कोई 56वीं से 59वीं में सेलेक्टेड है, कोई 53वीं में सेलेक्टेड है, कोई 64वीं में सेलेक्टेड है, और कोई 60 से 62वीं में सेलेक्टेड है। कोई पटना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है तो कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रहा है, समझिए। तो मतलब उस टाइप के लोगों को हम बड़ी सोच समझ करके जो है अपना टीम बनाए हैं। और देखिए, पढ़ना है ना, बांस बनिए, बांस समझ रहे हैं। हाँ, जानते हैं हम लोग की तरफ कोहबर घर में चित्र बनाया जाता है, उसमें बांस का चित्र भी बनाया जाता है। बांस जो होता है वंश वृद्धि का प्रतीक होता है, वंश वृद्धि का। और बांस एक बार लग जाता है ना जल्दी उजड़ता नहीं, समझे। हम अपने कोचिंग को ऐसा बनाए हैं, मेरा कोचिंग जल्दी उजड़ नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक, हम नहीं पढ़ाना शुरू कर देंगे तब तो कोई बातें नहीं, तब तो हम कल से पढ़ाना छोड़ेंगे, परसों कोचिंग खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है क्या जी? अरे सीधा सा कंसेप्ट है, जब तक आप मेहनत करेंगे तब तक फील्ड आपका है, तब तक मैदान आपका है। जिस रोज आप मेहनत करना छोड़ दिए, जिस रोज स्वयं मेहनत करना छोड़ दिए,
उस रोज फील्ड आपका खत्म हो जाएगा। अब एक ऑरा होता है, जैसे बीजेपी का अभी ऑरा है कि जल्दी खत्म होने वाला ना है, आप भ्रम में मत रहिए 2029 में कांग्रेस आ जाएगा। बीजेपी का एक ऑरा है, बढ़ेगा 20-30 साल तक। इस बार तो 15 साल हो जाएगा, 20-30 साल तक रहेगा, उसके बाद बीजेपी का ऑरा खत्म हो। समझिए, आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया है? देखिए, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, कम्युनल अवार्ड। मतलब ये जो लिखे हैं इसी पे हंस रहे हैं, सही है ना? देखिए, सुनिए सुनिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए। अंबेडकर साहब जब गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे, तो अंबेडकर साहब जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड से यह मांग किए कि जैसे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत आपने दिया, सिख ईसाई आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार आपने 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया, उसी प्रकार दलितों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दीजिए। ऐसी मांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मांगों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मांगों को मानते हुए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को जो घोषणा किया, जिस घोषणा के तहत दलितों को पृथक निर्वाचन के अधिकार दी गई, उस घोषणा को ही कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अधिनिर्णय कहा जाता है। और इस कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अधिनिर्णय के घोषणा के खिलाफ ही महात्मा गांधी पूना के यरवदा जेल में जीवन पर्यंत आमरण अनशन की घोषणा किया। मतलब गांधी जी ने यह घोषणा किया, जब तक मेरा जीवन है हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, नहीं तो इस घोषणा को वापस लेंगे। तो ये घोषणा अंबेडकर साहब के वजह से हुआ था, तो इस घोषणा को वापस भी अंबेडकर साहब ही करवा सकते थे। तो इसी वजह से इस घोषणा को वापस लेने के लिए ही महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच सितंबर 1932 में पूना में समझौता, पूना के यरवदा जेल में समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहते हैं। और ये जो पूना समझौता है ना, अंबेडकर साहब कहे कि चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं दलितों को पृथक निर्वाचन ना मिले, ठीक है ना मिले, हम मानते हैं, लेकिन दलितों को तो कुछ दीजिए। तो पूना समझौता के जरिए ही दलितों को आरक्षण दिया गया। आरक्षण, दलितों को जो आरक्षण मिला है वह पूना समझौता के जरिए ही मिला। पूना समझौता का आरक्षण देने के पृष्ठभूमि में बहुत बड़ा योगदान है। और जब दलितों को आरक्षण मिल गया, तो जब संविधान बन रहा था, तो संविधान में भी दलितों को आरक्षण के प्रावधान किए गए। लेकिन संविधान अंबेडकर साहब ने लिखा है, और अंबेडकर साहब ने लिखा है कि आरक्षण को समाप्त किया जा सकता है। आरक्षण को समाप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता है। समझ गए? जब तक आरक्षण है, आरक्षण का लाभ उठाइए। मोदी जी जैसा अगला कोई आया सशक्त प्रधानमंत्री, ऐसे तो मोदी जी को सशक्त प्रधानमंत्री वर्तमान परिदृश्य में कहना सही ना है। अमेरिका में जिस प्रकार की चीजें घटित हुई है उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं। मतलब हाल फिलहाल में जो घटना घटित हुआ, ठीक है, देखिए, मतलब हम किस घटना के संदर्भ में बोलने जानते हैं? मोदी जी की अमेरिका यात्रा के बारे में नहीं बोल रहे हैं। अमेरिका से जो अवैध भारतीय प्रवासियों को जंजीर डाल के भारत भेजा गया, हम उस संदर्भ में बात कर रहे हैं। काहे का विश्व गुरु? छोटा छोटा देश तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और अमेरिका के जहाज को उतरने नहीं दिया। भारत का काम विश्व गुरु, और यहाँ पर जो है, ठीक है, हम गलती किए, ठीक है, मान लिया जाए कि हमने गलती किया। भारत का भी अपना एक साख है, समझ गए? भारत का साख दांव पे लगा हुआ है। विदेश नीति की अगर आप बात करेंगे, पहले मोदी जी का विदेशी नीति हमको अच्छा लगता था, लेकिन अब सबसे ज्यादा खराब मोदी जी का विदेशी नीति लगता है। समझ गए?
तो बड़ी गड़बड़ स्थिति है। मतलब आप थोड़ा सोच करके देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, और ट्रंप कहता है मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, और मोदी के देश के लोग को ऐसे भेज रहा है, बताइए। ठीक है, और मोदी जी जब थे अमेरिका में उस टाइम में भी ये सब घटना हुआ है, उससे पहले और उसके बाद। कम से कम मोदी जी गए मिलने के लिए तो कहते ठीक है आप भेज दीजिए, जंजीर सब मत लगाइए, इतना तो कहिए सकते थे। समझे आंसर क्या होगा? नेता होना चाहिए अंबेडकर जी जैसा, मतलब जो सोच लिए दलितों को दिलाएंगे, दिलाए। गांधी जी को झुका दिए, गांधी जी झुके ना जी, पुनः समझौता में झुके तो गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच बड़ी विवाद रहता, गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के बीच बड़ी विवाद रहता, गांधी जी भगत सिंह के बीच बड़ी विवाद रहता। मतलब गांधी जी का विवाद सबसे, इसका ये मतलब नहीं कि गांधी जी गड़बड़। गांधी जी को आप अच्छे से पढ़िए। आजकल हम भगत सिंह को पढ़ रहे हैं, ठीक है, भगत सिंह का एक मोटा सा किताब मंगवा, मतलब उसका जो है 40 दिन, मतलब जब से वो क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हुए, 13 अप्रैल 1919 को क्या किए, 14 अप्रैल 1919 को क्या किए, 15 अप्रैल 1919 को क्या किए, 16 अप्रैल 1919 को क्या किए, मतलब प्रतिदिन, मतलब इतना मोटा बुक, ठीक है, उसको पढ़ने में हमको लगभग 1 साल लग जाएगा, पढ़ नहीं पाते हैं ज्यादा, एक दिन में ये वो पेज पढ़ पाते हैं। निम्नलिखित में से किसने, और एक बात हम आपको बता रहे हैं, आप लोग भी किताब पढ़िए, जनरल कंपटीशन के लिए आप पढ़ते हैं, किसी भी संस्थान का स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन जो भी पढ़ते हैं, उसके अलावा जो है ना, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप भगत सिंह का किताब पढ़िए, नहीं, आप अपने कंपटीशन के लिए ही कोई किताब पढ़िए, ऑथेंटिक किताब पढ़िए, क्योंकि किताब पढ़ने से जानते लोग तार्किक होता है, लोगों में सोचने की क्षमता का विकास होता है, मतलब आप फिर तार्किक बात करने लगेंगे, तर्क संगत बात करने लगेंगे, फिर आपके बात में जो है ना वेट हो जाएगा, फिर आपके बात को लोग सुनना पसंद करेगा। आज क्या हो गया, लोगों का बोली जो है ना बहुत हल्का हो गया, समझे, तो थोड़ा सा किताब पढ़िए, किताब पढ़िए, हम बोल रहे हैं आप एनसीईआरटी पढ़िए, आप एनसीईआरटी पढ़िए ना, एनसीईआरटी पढ़िएगा और तार्किक हो जाइए, वो काम भी आ जाएगा आपका, समझे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम। इस क्वेश्चन का कीवर्ड है सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम। आगा खान, एमए जिन्ना, लियाकत अली खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। देखिए वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग जैसे कांग्रेस था ना वैसे मुस्लिम लीग था। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, और वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने किया, और इस अधिवेशन में ही मोहम्मद इकबाल ने 2 नेशन थ्योरी दिया, 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया, और उन्होंने यह कहा हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान बनना चाहिए, उन्होंने ये कहा हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र और मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए। तो सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए, इसकी संकल्पना प्रस्तुत मोहम्मद इकबाल ने किया था, और बना भी बाद में जाकर के। जानते हैं, एक बात समझिए, देश के विभाजन में कट्टरता, संप्रदायवाद, संप्रदायवाद हो गया, कट्टरता हो गया, रूढ़िवादिता हो गया, ये सब चीज देश का विभाजन किया। गांधी जी ने किया है देश का विभाजन, ये सब चीज किया है, जिन्ना किए हैं देश का विभाजन। गांधी जी तो अच्छे लोग। कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बताइए कौन ऐसे क्रांतिकारी हुए जो काकोरी और लाहौर दोनों षड्यंत्र केस में बच गए? चंद्रशेखर। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय कौन बनाए? एनी। कहां की थी ये? आयरलैंड। कांग्रेस का संस्थापक महात्मा गांधी एंड बिहार।
सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेंडिट क्वीन चित्र में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री की है? सीमा विश्वास। सीमा विश्वास। ये जो है ना, वो जो महिला है फूलन देवी। फूलन देवी के जीवन पर ही बना मूवी है बेंडिट क्वीन। उसमें मुख्य भूमिका अभिनेत्री के रूप में निभाई है सीमा विश्वास। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? देखिए, जो क्राकाटोआ नामक ज्वालामुखी पर्वत है इंडोनेशिया में है, और यह एक प्रकार का सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। मिल्कोवी द्वीप, जावा ट्रेंच और चैलेंजर द्वीप के बीच क्या समानता है? ये सब जानते हैं क्या है? मतलब गर्त है, खाई है, खाई है। समुद्र का जो गहरा भाग होता है, समुद्र का जो गहरा भाग होता है, जैसे धरातल पर ऊंचा उठा हुआ स्थल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत। पर्वत जैसे स्थल खंड में मैदानी भाग में जो है ऊंचा उठा हुआ स्थल होता है उसको पर्वत कहते हैं, स्थलीय भाग में जो होता है। वैसे समुद्र में जो गहरा खाई होता है उसी को कहा जाता है गर्त। तो एगो जो है अटलांटिक महासागर का गहरा गर्त है, एगो हिंद महासागर का है, और एगो प्रशांत महासागर का है। देखिए, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको गर्त, और प्यूर्टो रिको गर्त का ही एक भाग है मिल्कोवी द्वीप। तो ये जो है गौर से सुनिएगा, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको गर्त। प्यूर्टो रिको गर्त का ही एक भाग है मिल्वोकी द्वीप। मतलब ये अटलांटिक महासागर का एक गहरा खाई है। जावा ट्रेंच ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। और चैलेंजर द्वीप को ही मेरियाना गर्त भी कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर का गहरा गर्त है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। क्या होगा उत्तर? विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक? कनाडा। कौन सा दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बना है? दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बना है सिक्किम, 2016 में। भारत का सिक्किम राज्य 2016 में। सुनिए, जैविक राज्य समझते हैं? देखिए, जैविक राज्य उस राज्य को कहा जाता है जहां पर कृषि कार्य रासायनिक खाद के उपयोग से नहीं बल्कि गोबर खाद के उपयोग से, शैवाल के उपयोग से, कवक के उपयोग से होता हो, उसी को जैविक राज्य कहा जाता है। और ये जो जैविक राज्य है सिक्किम में जैविक खेती 100% होता है 2016 से। सिक्किम की जनसंख्या काफी कम है। सिक्किम की जनसंख्या काफी कम है, तो सिक्किम में यह कंसेप्ट सफल हो गया। लेकिन आप कहिएगा बिहार को जैविक राज्य बनाए, उत्तर प्रदेश को जैविक राज्य बनाए, लोग भूखे मर जाएगा, भूखमरी के शिकार हो जाएंगे लोग। देखिए, जैविक कृषि में होता क्या है? जब आप जैविक कृषि करते हैं ना, बहुत कम उत्पादन होता है। जैविक कृषि करेंगे, एक कट्ठा में 20 किलो गेहूं उगेगा, और वही रासायनिक खाद का प्रयोग करके कृषि करेंगे, एक कट्ठा में 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो गेहूं उगेगा। अरे एक एग्जांपल दे रहे हैं। अब एक्यूरेट, हम किसान तो नहीं है कि हमको एक्यूरेट पता है, हम किसानी तो नहीं करते हैं। एक एग्जांपल दे रहे हैं, चीजों को समझिए, हाँ को समझिए, समझे? तो छोटे कम जनसंख्या वाले देशों में, कम जनसंख्या वाले राज्यों में जैविक कृषि सफल हो जाता है, लेकिन ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में, ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों में यह सफल नहीं हो सकता। जैसे श्रीलंका में जो हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले मतलब विद्रोह हुआ था,
श्रीलंका में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसके पीछे रीजन कई सारे थे, लेकिन उसमें एक रीजन जैविक खेती भी था, समझिए जैविक खेती भी था। आज मोदी जी भागलपुर आए हुए थे और वहां से भाषण की हम तो भाषण सुन नहीं पाए, लेकिन संभवतः कृषि को लेकर के कुछ बोले हैं, ठीक है, मतलब 1 मिनट सुन पाए थे, बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं सुन पाए, समझे। और एक बात और सुने हैं कि नीतीश जी को जो है बोले हमारा लाडला मुख्यमंत्री है, तो ये हुआ बुलाने वाला बात। ऐसे नीतीश जी बहुत दूरदर्शी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, विश्व में सर्वप्रथम जैविक खेती करने वाला देश क्यूबा, क्यूबा, क्यूबा। कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है सेंटोस, सेंटोस ब्राजील में ना है। ब्राजील में सेंटोस बंदरगाह है। ब्राजील संभवतः विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है और ब्राजील में सेंटोस बंदरगाह है। ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह से विश्व के कई देशों को कॉफी निर्यात किया जाता है। इसी वजह से सेंटोस बंदरगाह को कॉफी पतन कहा जाता है, कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। इसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है, फिनलैंड। और जानते हैं यहाँ पर 1000 झील ना है, लाखों में झील है, लाखों में झील है, लाखों में, मतलब बहुत ज्यादा झील है, झीले झील है, समझे। और उसमें हजारों में बड़े बड़े झील है, समझे। फिनलैंड कहाँ है जानते हैं? यहाँ है, ये है, रूस के बगल में है, रूस और स्वीडन के बीच में है, रूस के पश्चिमी भाग में, स्वीडन के पूर्वी भाग में, यहाँ पर फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पाल्यान शिखर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो पाल्यान शिखर है, ये उत्तरी अंडमान में है। कहाँ है? उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में है और इसकी ऊंचाई है 738 मीटर। श्रीहरिकोटा जहां पर की सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है, किस झील के करीब है? देखिए श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप की अगर आप बात करेंगे, देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप यहां पर आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है। इसी द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। श्रीहरिकोटा द्वीप के पूरब में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में पुलिकट झील है, पुलिकट झील है, पुलिकट झील है, पुलिकट झील है। पुलिकट झील का विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है। तो जो श्रीहरिकोटा द्वीप है यह पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के बीच में है, यानी हम यह भी कह सकते हैं कि श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पुलिकट झील से अलग करता है। ठीक, अब देखिएगा कि श्रीहरिकोटा द्वीप जहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये पुलिकट झील के नजदीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी। चिल्का झील ओडिशा में है, वेम्बानाड झील केरल में है, कोलेरो झील आंध्र प्रदेश में है। रागी, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक करता है। बाजरा मोटा अनाज है, बाजरा मोटा अनाज है, बाजरा का रोटी बनता है। खाए हैं बाजरा का रोटी? नहीं खाए हैं तो IGIMS के आसपास जो है एक राजस्थानी रेस्टोरेंट है घूमर, उसमें जाकर के खा लीजिएगा, समझिए। उसमें बाजरा का रोटी खिलाता है, एकदम छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा देता है, समझ गए, और स्वास्थ्यवर्धक होता है, समझ गए। बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है राजस्थान। ज्वार, ज्वार भी मोटा अनाज है, इसका उत्पादन महाराष्ट्र करता है। उड़द दलहन फसल है, दलहन फसल में अग्रणी है मध्य प्रदेश, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। रागी, रागी समझते हैं? मरुआ, मरुआ समझते हैं? मरुए को रागी कहा जाता है। मरुआ का भी रोटी बनाकर खाया जाता है, वो भी स्वास्थ्यवर्धक होता है, खाए होंगे। कहा जाता है कि मरुआ का रोटी और मछली, समझ गए, उसमें भी मछली में भी छोटा वाला मछली, ठीक है, छोटी। हाँ, 1 3 2 4, ये सब फसल है, खाने योग्य है सब। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? टाइटेनियम। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? देखिए टिस्को, टाटा, नहीं।
आयरन एंड स्टील कंपनी। देखिए इसकी स्थापना वर्ष 1907 में हुई है। जमशेदजी टाटा ने किया है। यह भारत का प्रथम सफलतम लो इस्पात संयंत्र है। यह स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। जो टिस्को संयंत्र है ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। और टिस्को संयंत्र टाटा नगर के नजदीक है। जो टिस्को संयंत्र है यह टाटा नगर के नजदीक है। भारत के संदर्भ में हल भी हो और कुई पद किससे संबंधित है? देखिए जैसे सुनिए, जैसे हम आम लोग भाषा बोलते हैं ना, कोई हिंदी बोलते होंगे, कोई मैथिली बोलते होंगे, कोई भोजपुरी बोलते होंगे, कोई मगही बोलते होंगे, कोई अंग्रेजी बोलते होंगे, कोई कन्नड़ बोलते होंगे, कोई मलयालम बोलते होंगे। वैसे ही आदिवासी या जनजातीय समुदाय के लोगों के द्वारा हल्बी हो और कोई भाषा है, भाषा जनजातियों की भाषा, जैसे मैथिली मिथिलांचल के लोगों की भाषा है, भोजपुरी आरा बक्सर भभुआ यहाँ के लोगों की भाषा है, समझिएगा। मगही पटना में बोला जाता है और भी राज्यों में बोला जाता, और भी जिलों में बोला जाता है, सॉरी। तो वैसे ही जो है ये हल्बी हो और कुई ये सब जनजातीय भाषा है। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? देखिए ध्यान दीजिएगा, जो मैती आंदोलन है ना 1996 मैती आंदोलन की शुरुआत 1996 में कल्याण सिंह रावत के द्वारा शुरू किया गया है। और इस आंदोलन का संबंध पर्यावरण संरक्षण से, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन DDT एक है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें बस ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। देखिए ध्यान दीजिएगा कि पंडित नेहरू की अगर आप बात करेंगे ना, तो ये पूर्ण स्वराज के शुरू से जब वे स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे, वे पूर्ण स्वराज के पक्षधर हुआ करते थे। और उनकी इच्छा थी कि मतलब देखिए बात क्या हुआ जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी क्रांतिकारी विचारधारा का था, लेकिन उनका संपर्क जो है ना क्रांतिकारियों से नहीं हुआ, नहीं तो वो भी बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनता। उनका संपर्क जो है गांधी जी से हो गया। अगर उनका संपर्क ऐसे सुभाष चंद्र बोस से उनकी मित्रता थी। और कहा जाता है कि कुछ समय ऐसा हुआ जब सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों साथ में खाना उठना बैठना कहीं जाना घूमना फिरना सब करते थे एक टाइम में, ठीक है। लेकिन बाद में जाकर के जो है थोड़ा दूरी बढ़ गया। तो जो है आपको पंडित नेहरू अपनी बातों को बड़ी प्रखरता से रखते थे। वर्ष 1935 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, तो उसकी आलोचना पंडित नेहरू ने किया, उसकी आलोचना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, उसकी आलोचना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। पंडित नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम की आलोचना करते हुए यह कहा, लीजिए एक और गुलामी का अधिकार पत्र, एक ही बात बोले। और दूसरी बात उन्होंने 1935 के भारत शासन अधिनियम को लेकर यह कहा कि यह अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित है। मतलब वो ये कहना चाहते थे कि इसका कोई महत्व नहीं है। अब कोई गाड़ी हो उसमें ब्रेक बहुत है, इंजन नहीं है, इंजन नहीं है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, गाड़ी चल नहीं रहा है तो इंजन का ब्रेक का कोई महत्व नहीं। यानी कुल मिलाकर के पंडित नेहरू जो है कि इसका कोई महत्व नहीं, इसका कोई महत्व नहीं, समझ गए। तो लेकिन पहले पंडित नेहरू कह दिए कि इस अधिनियम का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब भारत का संविधान बनने लगा ना, तो संविधान सभा ने पहला दस्तावेज 1935 का भारत शासन अधिनियम लेकर के उस पर काम करना शुरू किया और उसी को आधार बना करके भारत का संविधान बनाया, समझे। तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज
लाया था तो उसका सराहना थोड़े हम लोग करेंगे, समझे, सराहना थोड़े करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन हाँ देखिए, सराहना होनी चाहिए। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार को पढ़िएगा ना, बीपीएससी की जब तैयारी कीजिएगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, नेहरू जी, तीनों के विचार को पढ़ना होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर में एक खासियत था, वो सही को सही कहते थे, गलत को गलत कहते थे। अगर अंग्रेज भी कोई सही काम करता था ना, रविन्द्रनाथ टैगोर सराहना करते थे, कहते थे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। अगर कोई भारतीय कुछ भी गलत कर देता था तो उसकी आलोचना करते थे। मतलब उनका जो देखने का नजरिया था ना, बड़ी व्यापक था। और रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि इंसान को जो है ना खुले आसमान में पढ़ना चाहिए, इंसान को खुले आसमान में पढ़ना चाहिए। मतलब खुले आसमान में जो होता है, ऐसे पॉसिबल ना है पटना में, हम जान रहे हैं, लेकिन कैसे पॉसिबल ना है? सुबह में उठिए सवेरे, छत पे जाके बैठ के पढ़िए, पॉसिबल तो हर कुछ है। मतलब उनका ऐसा मानना था कि अगर आप ऐसा करते हैं, दिमाग जो होता है ओपन होता है और बहुत चीजों को आप गेन करते हैं, ठीक है। ऐसा हम करके देखे हैं, समझे, इफेक्ट पड़ता है। रूम में जो है माइंड संकीर्ण हो जाता है, ठीक है, कुआं का मेढक जैसा हो जाता है। अब उसके लिए तो अपना फार्म हाउस बनाना पड़ेगा, समझे। उतना अमीर तो ना आप है ना हम है, समझे, ना ना हम अमीर ना है, आप लोग का ऐसे भरम है, समझे। आंसर हो जाएगा 1935। 1935। हम तो इतना गरीब है ना, हमको खाने तक का टाइम नहीं मिलता है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को, कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? कौन सा शब्द राज्य को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता, मतलब थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है। कौन सा शब्द राज्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? सही करता है। यहाँ से एक पेज हटो यार, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाए। इतना लव लेटर ये सब देता है ना, रखो, तुम ही रखो, तुम रखो, पढ़ना तुम ही। क्या क्वेश्चन था, सुनिए। देखिए, राज्य, राज्य, कोई बीपीएससी का क्लास किया है इसमें से? आज वाला क्लास, सुबह वाला, आज सुबह वाला क्लास कोई किया है जी? खड़ा हो जाओ, इसका उत्तर दो, बताओ क्या होगा? भी होगा, मारेंगे एक तबराक में लाल हो जाएगा। क्या होगा जी? बैठ जाओ, पढ़ता ना है जी, मारेंगे हम। देखिए, राज्य, देखिए सीधी सी बात है, राज्य, स्टेट। सामान्य तौर पर स्टेट शब्द का प्रयोग करते हैं तो मन में आता है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। लेकिन राज्य का मतलब सिर्फ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश नहीं होता। राज्य होने के लिए 4 गुणों का होना आवश्यक। भूभाग, जहां पर आप रहिएगा, जैसे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, भूभाग है, उसमें एक जनसंख्या होना चाहिए। भारत का जनसंख्या 140 करोड़ है, भारत की 140 करोड़ जनसंख्या भारत में निवास करती है। एक सरकार होनी चाहिए जो संप्रभुत्व संपन्न भी होनी चाहिए। तो राज्य होने के लिए 4 गुण होना चाहिए: जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। ये 4 गुण जिस भी संस्था में है वो अपने आप में राज्य है। ये 4 गुण जिस भी संस्था में है वो अपने आप में राज्य है, समझिएगा। तो इस चारों गुणों को स्टेटमेंट नंबर ए ही दर्शाता है। कैसे दर्शाता है तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता हो और जिसकी एक संगठित सरकार हो। तो एक संगठित सरकार हो मतलब सरकार हो गया भारत सरकार। अस्थायी रूप से निवास करता, क्या हो गया? जनसंख्या। कौन निवास करेगा? जनसंख्या है ना, जनसंख्या। नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग, एक निश्चित भूभाग। भूभाग का मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो गया? क्षेत्रफल। और आगे, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, बाह्य नियंत्रण, बाह्य नियंत्रण का मतलब हो गया संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता, संप्रभुता। तो राज्य होने के लिए 4 गुण चाहिए: जनसंख्या, क्षेत्रफल, संप्रभुता और सरकार।
ये चारों गुण को प्रदर्शित करता है स्टेटमेंट नंबर ए। तो इसी वजह से उत्तर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर ए। पढ़ता नहीं, समझ में नहीं आता, दिमाग छोटा हो गया क्या? है? आगे आइएगा। ऑपरेशन पोलो कहां चलाया गया? हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद। देखिए, जानते हैं हैदराबाद आजादी के समय देशी रियासतों में सबसे बड़ा देशी रियासत था, और हैदराबाद देशी रियासत का इच्छा था कि वो भारत में शामिल नहीं होगा, पाकिस्तान में शामिल होगा। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, मुसलमान था, वहां की अधिकतर जनसंख्या मुस्लिम थी, तो उसका इच्छा था कि हम पाकिस्तान में शामिल हो, और पाकिस्तान में शामिल होना मुश्किल था। हैदराबाद कहां? दक्षिण भारत के एकदम मध्य में है। अगर आप देखेंगे मानचित्र पर, जैसे लगाया नहीं होगा, लगाया, यहां है हैदराबाद, और ये चाह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिले। इधर पश्चिमी पाकिस्तान है, इधर पूर्वी पाकिस्तान। पॉसिबल था। तो जब भारत को आजादी मिली ना, तो भारत सरकार ने हैदराबाद के निजाम के साथ यह समझौता किया कि 1 वर्ष तक यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। मतलब जैसे स्थिति पहले से है हैदराबाद में, वैसे ही बनाई रखी जाएगी। लेकिन सितंबर 1948 में भारत की सेना ने हैदराबाद में घुस करके एक विशेष प्रकार का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर। और जब यह विशेष प्रकार का ऑपरेशन हुआ, तो हैदराबाद का निजाम और वहां के शासक कहना है ना, पाकिस्तान ने जंग, हम भारत में रहे। समझ गए? तो कभी काल जो है, कभी काल आक्रामक होना भी जरूरी है। और आप विश्वास मानिए, अगर भारत सरकार हैदराबाद के साथ आक्रामक नीति नहीं अपनाती, हैदराबाद भारत के हाथ से चला जाता। और हैदराबाद में जनमत संग्रह अगर करवाया जाता, तो फिर मुसलमान था सब कहता हम पाकिस्तान जाएंगे, और फिर जनमत संग्रह में हो गया हम पाकिस्तान जाएंगे। फिर अगर भारत सरकार कोई काम करता, कोई दुर्व्यवहार करता हैदराबाद के साथ, तो वैश्विक स्तर पर जो है भारत की किरकिरी होती। तो वैश्विक स्तर पर भारत की किरकिरी ना हो, इसी वजह से हैदराबाद में जनमत संग्रह नहीं करवाया गया। वही जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया, क्योंकि वहां की अधिकतर आबादी हिंदू थी, तो वहां पता था वहां के लोग भारत के पक्ष में आएंगे। और जनमत संग्रह जब जूनागढ़ में होता, 99.9% लोग भारत के पक्ष में मिलने को लेकर के मतदान किए। लेकिन भारत सरकार को पता था, पंडित नेहरू, सरदार पटेल को पता था, हैदराबाद में ऐसा नहीं होगा, हैदराबाद को आक्रामक तरीका से ही मिलाया जाएगा। तो देखिए, हर जगह लुचुर पुचुर होना, मतलब झुक जाना, सही ना है। और हर जगह एक ही नीति नहीं अपनाना है। इतिहास से सीखिए ये सब बात। इतिहास जानते हैं, जीवन जीना सिखाता है, इतिहास निर्णय लेना सिखाता है। तो हर जगह झुकिए नहीं, कहीं आक्रामक होइए। हर जगह एक नीति मत अपनाइए, कहीं पर सख्त नीति भी अपनाइए। समझे? हैदराबाद निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? देखिए, आप सब लोग जानते हैं भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर जो है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, और इसको शामिल करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत एक नया भाग 4 का क, एक नया अनुच्छेद 51 का क शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने? कैलाश नाथ काटजू। जानते हैं, बहुत बड़ा वकील था कैलाश नाथ काटजू, बहुत बड़ा वकील था। और जानते हैं कि पंडित नेहरू के कैबिनेट में गृह मंत्री भी रहे हैं, और बाद में रक्षा मंत्री भी बने हैं, और बाद में जाकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हैं, बाद में जाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हैं। समझे? किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है तब। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्रकलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है? गृह विभाग। उच्चतम न्यायालय ने
निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई एक पिंजराबंद तोता है? मतलब सुनिए, देखिए क्या कह रहा है, जानते हैं? जैसे जैसे कोई भी घोटाला उटाला होता है तो उसमें मांग की जाती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जैसे बीपीएससी 70वीं में जो भी हुआ है उसका अगर सीबीआई से जांच हो जाता है सब चीज स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कभी काल सीबीआई भी सरकार के इशारे पर काम करता है। जैसे अगर आप अपने घर में तोता रखिएगा ना, तोता को जो सिखाइएगा ना तोता वही बोलेगा। तोता को गाली सिखाइएगा ना तो गालियां देना बोलेगा, ठीक है? तो तोता मतलब इशारों पर नाचना, इशारों पर नाचना। तो सामान्य तौर पर सीबीआई, ईडी, आईटी ये सब संस्था वर्तमान की सरकारों के इशारों पर नाचने का काम करती है, जो कि होना नहीं चाहिए। ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है जैसे मोदी जी का राज है तो मोदी जी के इशारा पर नाचेगा, मनमोहन सिंह का राज था तो उनके इशारा पर नाचता था। तो भारत में बहुत सारे घोटाला हुए हैं और घोटाला कौन करता है? नेता सब करता है, ठीक है, अपना पेट भरने के लिए, समझे? नेता सब घोटाला करता है। तो भारत में जैसे रेलवे बोर्ड रिश्वत मामले में घोटाला, विनीत नारायणी बनाम भारत संघ 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला। तो इसमें जो कोयला आवंटन घोटाला है 2004 से 2009 इस बीच में जो है कोयला आवंटन घोटाला हुआ और इसकी जांच सीबीआई को दिया गया। लेकिन सीबीआई जो है ना, मतलब सरकार के इशारा पर काम किया, तो इससे सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। और जब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर तंज कसते हुए यह कहा, यह तो पिंजराबंद तोता जैसा है, मतलब सरकार के इशारा पर नाचने वाला, मतलब एक कलंक सीबीआई पे लगा। लेकिन फिर भी कलंक अच्छे ही होते हैं, समझे? कुछ कलंक अच्छे होते हैं, फिर भी सीबीआई कहां सुधरा है? थोड़े सुधरा है, नहीं सुधरा है। किस आयोग ने अस्थायी राज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? अरे अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन होता है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन होता है ना, तो वही है, अंतरराज्यीय परिषद ही है अस्थायी राज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद या अंतरराज्यीय परिषद है। इसी को लेकर के प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या कर रहा है जानते हैं? कौन ऐसा आयोग है जिसने अंतरराज्यीय परिषद के गठन को लेकर के सिफारिश किया है? देखिए, केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने के लिए 1983 ईस्वी में आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय सरकारिया आयोग का गठन किया गया। सरकारिया आयोग ने सैकड़ों प्रकार की सिफारिश किया। उन सिफारिशों में सरकारिया आयोग ने यह भी सिफारिश किया कि एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए। और सरकारिया आयोग के सिफारिश पर ही अनुच्छेद 263 के तहत 1990 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ, अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ। आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग। अच्छा, पुंछी आयोग का संबंध कौन सी से? केंद्र राज्य संबंध, राधाकृष्णन आयोग का संबंध, विश्वविद्यालय शिक्षा, मोइली आयोग का संबंध। मोइली आयोग, वीरप्पा मोइली। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को मोइली आयोग भी कहा जाता है क्योंकि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली हुआ करते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? यानी ग्रामीण स्थानीय शासन को पंचायती राज नाम कौन दिया? महात्मा गांधी। इतना दिमाग किसके पास था? गांधी जी के पास न था, सबसे ज्यादा गांधी जी के पास दिमाग था, तो ये सब काम वही किए हैं। और पंचायती राज यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के पक्षधर थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर विरोधी थे। भीमराव अंबेडकर विरोधी थे। भीमराव अंबेडकर का मानना था कि स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज जो है ना, सामंती व्यवस्था को जन्म देगा, जातिवाद को बढ़ावा देगा, समझे? जातिवाद को बढ़ावा देगा, पुरुषवादी समाज का निर्माण करेगा। इसी वजह से वो विरोधी थे। अंबेडकर साहब जब किसी चीज का विरोध करते थे तो तर्क देते थे। और सच में पंचायती राज संस्था क्या जातिवादी गतिविधि को नहीं बढ़ावा देता? एकदम देता है। एमके गांधी, महात्मा गांधी किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोत्तर्म आंदोलन चलाया? जानते ये आंदोलन क्या है? सुनिए, एक तो पहली बात है
कि इस आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई। दूसरी बात यह है कि भूपोत्तरम आंदोलन क्या है? भू का मतलब क्या होता है? भूमि। इसलिए जानते हैं जब देश आजाद हुआ ना, तो देश के भीतर चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस चुनाव में आम जनता से वादा किया था, वैसे लोग जिसके पास भूमि नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, हम उस व्यक्ति को भूमि देंगे और घर देंगे। लेकिन चुनावी वादा अमित शाह के अकॉर्डिंग जुमला होता है, मतलब वो पूरा नहीं होता है। तो कांग्रेस जो है वादा किया बेघर लोगों से और जिसके पास जमीन नहीं था उन लोगों से कि हम आपको घर देंगे, जमीन देंगे, लेकिन दिया नहीं कांग्रेस। तत्पश्चात साम्यवादी दलों ने कांग्रेस के खिलाफ भूपोत्तरम आंदोलन किया और इस आंदोलन का उद्देश्य था सरकार से वैसे लोगों को घर दिलाना जिसको घर नहीं है, वैसे लोगों को जमीन दिलाना जिसको जमीन नहीं। यानी एक प्रकार का भूदान आंदोलन का ही रूप था, आप कह सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? अच्छा एक बात बताइए, मानवाधिकार आयोग इसका गठन कब हुआ है? तब ओम नमः स्वाहा, तब निप्पल पोथल है क्या 1993 ना? हाँ। और इस आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के ही न्यायाधीश बन सकते हैं। पहले तो ऐसा था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते, लेकिन अब जो है कह दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी बन सकते। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम है भारत के आम जनमानस के मानवाधिकारों की रक्षा करना। जैसे जेल में कैदी बंद है तो ठीक है, वो अपराधी है, तो क्या उसको खाना नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए। खाना खाना उसका मानवाधिकार है। तो मानव होने के नाते जो आपको अधिकार मिलना चाहिए, खाने का अधिकार, सोने का अधिकार। क्या जेल में बंद है तो आप उसको सोने नहीं दीजिएगा? सोने देना पड़ेगा, समझे? अपराधी है तो क्या कुछ भी जो मन होगा वो कीजिएगा? नहीं। तो लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करना मानवाधिकार आयोग का काम होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा बने और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति वी.आर. सुब्रमण्यम। वी.आर. सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी.आर. सुब्रमण्यम। तो प्रथम पूछ रहा है रंगनाथ मिश्रा, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जो है नवीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें भूमि सुधार की बात की गई है और इसी के तहत भारत से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ है। इस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया है, जिसमें दल बदल है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़े गए हैं, जिसमें पंचायती राज है। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़े गए हैं, जिसमें नगर पालिका। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये चारों संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 9वीं जब जोड़ा गया था तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, 10वीं जब जोड़ा गया तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी और 11वीं और 12वीं जब जोड़ा गया था तो प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा। 6वीं 7वीं सब मूल संविधान में था। संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि समिति यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करती है। नहीं, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित समिति है, सुरक्षा परिषद नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और उस राजनीतिक संगठन में टोटल 6 अंग है: सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो उसी में संयुक्त राष्ट्र महासभा है, महासभा द्वारा स्थापित संगठन है संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि समिति। मतलब गलत।
पारंपरिक रूप से प्रति वर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है, नहीं, इसकी बैठक नवंबर में होती है, नवंबर। यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रतियों का आकलन करती है। हाँ, सही बात। कौन सा सही है? केवल 3, केवल 3 ना है, इसको केवल 3 कीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है, केवल 3 कीजिए। अरे इसका गठन महासभा करता है। अब किसी को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष अपना रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को। इस समिति का गठन महासभा करता है, तो महासभा को ही यह अपना रिपोर्ट देता है, यही सही है, केवल 3। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध देश के संबंध में हुआ। देखिए, छुआछूत का व्यवहार हम लोग सामान्य तौर पर एससी कैटेगरी के लोगों के साथ करते हैं, और एसटी कैटेगरी के लोग तो मतलब आदिवासी, वो सब तो जंगल में रहता है, उससे आप क्या कीजिएगा छुआछूत? तो मुख्य तौर पर अनुसूचित जाति के सदस्य एससी, और सब ठीक है। बीपीएससी का बैच शुरू हो गया, पता है ना, आज से अध्ययन अध्यापन शुरू हो गया। कोई भी आपका दोस्त भाई मित्र सगे संबंधी होगा, भेज सकते हैं।